मुख्यातिथिरूपेण समागताः सन्ति श्रीमन्तः जगत्प्रकाश नड्डा महाभागाः, राज्यसभा सदस्याः, एवमेव भाजप दलस्य राष्ट्रीय अध्यक्षाः। एतेषां स्वागतम् अपि च सम्माननं च कुर्वन्तु इति अहं सप्रश्रयं सम्प्रार्थये। यथा दिवाकरस्य प्रकाशेनैव सरसि विद्यमानानि कमलानि विकसितानि भवन्ति, भवतां मुखप्रकाशनेनैव अस्माकं हृत्कमलानि अद्य विकसितानि वर्तन्ते। अतः तेषां कृते वयम् आधमर्ण्यम् अपि च स्वागतं च प्रकटयामः। एवं अस्मिन् उत्कर्ष महोत्सवे विशिष्टातिथिरूपेण अस्मासु विराजन्ते नालन्दा विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः श्री डॉक्टर विजय भटनागर महाभागाः। तेषां सम्माननम् अपि च स्वागतं च कुर्वन्तु इति श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिवर्यान् आचार्यान् मुरली मनोहर पाठकवर्यान् अहं सप्रश्रयं सम्प्रार्थये। एवमेव अस्माकं मध्ये सारस्वतातिथिरूपेण विराजन्ते प्रधानमन्त्रिणः परामर्श परिषदः अध्यक्षाः श्री विवेक देवराय महाभागाः। तेषां सम्माननं स्वागतं च कुर्वन्तु इति अहं राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिवर्यान् आचार्यान् राधाकान्त ठाकुर महाभागान् सप्रश्रयं सम्प्रार्थये। त्रिदिन व्यापिने अस्मिन् महोत्सवे देशस्य नाना प्रान्तेभ्यः नाना प्रदेशेभ्यः विद्वांसः अन्तर्वाणयः समागताः सन्ति। तेषां समेषाम् अपि च मुख्यातिथिवर्याणां समेषामपि स्वागतं वचोभिः कुर्वन्ति केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः आचार्याः श्रीनिवास वरखेडी महाभागाः। तान् अहं सप्रश्रयं सम्प्रार्थये। भवति यदनुभावात् ईडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च। मान्याः सभाध्यक्षाः सभासदश्च सभ्याः, अयम् उत्कर्ष महोत्सवः। उत्कर्षः केवलं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयानां न केवलं संस्कृतस्य, न केवलं संस्कृत विश्वविद्यालयानां, संस्कृत महाविद्यालयानां, संस्कृत छात्राणाम्, अपितु अयम् उत्कर्षः समग्रस्य भारतदेशस्य, अयम् उत्कर्षः भारतदेशस्य।
तत्र मूलसङ्कल्पः अस्माकं प्रधानमन्त्रिणां यशस्विनां प्रधानमन्त्रिणां श्री नरेंद्र मोदी महाभागानाम् अयं संकल्पः तेषां नेतृत्वस्य। इस उत्कर्ष महोत्सव का मूल संकल्प हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। जिस सरकार का सूत्रधार के रूप में भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष महोदय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी यहाँ उपस्थित है, उनको मैं हृदय से उत्कर्ष महोत्सव में स्वागत करता हूँ। सर, ये उत्कर्ष केवल संस्कृत का नहीं है, भारत का उत्कर्ष है, क्योंकि भारत में भारतीय शिक्षा को पुनः प्रतिष्ठापन करने के लिए सरकार का जो निश्चय है, शिक्षा में भारतीयता लाने का संकल्प है, उसके पीछे यह एक सूत्र है। शिक्षा में भारतीयता भारतीय के बिना नहीं हो सकती है, भारतीय संस्कृत है। इसलिए यह उपलब्धि केवल संस्कृत का नहीं है, संस्कृत के द्वारा पूरा भारत का है। यह आपका संकल्प है, आपका संकल्प को हम सब सिद्ध करेंगे। इस उत्कर्ष महोत्सव में आपको हृदय से सभी संस्कृत विश्वविद्यालयों के ओर से और हमारे संस्कृत विश्वविद्यालयों के जितने भी आचार्यगण और छात्रगण हैं, उनके तरफ से मैं आपको हृदय से स्वागत करता हूं। मध्ये दंडनीति उभयतः पार्श्वयोः अर्थशास्त्रम आन्वीक्षिकी च। यत्र दंडनीति अर्थशास्त्रम आन्वीक्षिकी च तत्र अवश्यमेव भारतीया विद्या प्रतिष्ठापिता। आज हमारे इस मंच पर मध्य में दंडनीति विराजमान है और एक पक्ष में आप अर्थशास्त्र के प्रतिनिधि के रूप में आचार्य विवेक देवराय जी है और अन्वीक्षक के रूप में आचार्य विजय भटकर जी उपस्थित है। इन दोनों महानुभाव विभूतियों का परिचय करने का सौभाग्य मुझे मिला है। एक अर्थशास्त्र के माननीय प्रधानमंत्री जी के परामर्शदात्र समिति का अध्यक्ष है। आप अर्थशास्त्रज्ञ हैं, लेकिन अर्थशास्त्रज्ञ वास्तविक अर्थ में हैं, क्योंकि वो संस्कृत के बड़े विद्वान हैं। और दूसरी तरफ संगणक हमेशा संस्कृत का अत्यंत निकटवर्ती शास्त्र माना जाता है। आप है संगणक शास्त्र के परम वेत्ता और भारत के सुपर कंप्यूटर परम संगणक के निर्माता आचार्य विजय भटकर जी हैं। आज आप दोनों विभूतियों के द्वारा हमें एक गौरव मिला है। इस गौरव के लिए आप दोनों को मैं आभार व्यक्त करते हुए स्वागत करता हूं। अत्र न केवलं दंडनीतिः अर्थशास्त्रम् अन्वीक्षिकी त्रयी च उपविष्टा वर्तते। सभायां भवन्तः सर्वे त्रयीरूपाः विद्वांसः अत्र समायाताः सन्ति। अतः चतस्रः विद्याः यत्र विलसन्ति तत्र सरस्वती स्वयं विलसति, लक्ष्मीः स्वयमेव आयाति, अयमेव उत्कर्षः। अत्र अस्माकम् अयं संकल्पः आसीत्। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयाः यद्यपि विभिन्नेषु स्थानेषु प्रतिष्ठापिताः, परन्तु भारत सर्वकारेण एतेषां त्रयाणां राष्ट्रीय विश्वविद्यालयानां राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानं, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठं, तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठम् इत्येतेषाम् उत्कर्ष काले एकेनैव अधिनियमेन एकैव अधिनियमः एकेनैव अधिनियमेन त्रयाणामपि एकवारमेव एकतन्त्रेण उत्कर्ष समासादितः।
जैसे हमारे शास्त्रों में एक सूत्र से विश्वतोमुख रूप से अनेक लक्ष्यों को जोड़ देते हैं, एक ही सूत्र है। ऐसे एक एक्ट के द्वारा तीनों विश्वविद्यालयों को केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तन आपने किया। इस सरकार के इस इच्छा शक्ति को हम बल देने के लिए हम तीनों विश्वविद्यालय के कुलपति मिलकर ये संकल्प किया कि हम तीनों मिलकर उत्कर्ष महोत्सव हम हर साल एक एकेडमिक इवेंट के रूप में मनाएंगे। केवल उत्कर्ष नहीं है, हम तीनों का एकेडमिक उत्सव के रूप में होगा, शैक्षिक उत्सव के रूप में होगा। अस्मिन् कार्यक्रमे बहवः संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः अस्माभिः समाहूताः अत्र समायाताः। नैके महान्तः विद्वद्वरेण्याः वयसा ज्ञानेन तपसा च ज्येष्ठाः वरेण्याश्च अत्र समुपस्थिताः दूरात् समायाताः। नाम्ना कथं गणयामि तान्, नामग्रहणं यदि करोमि चेत् दिनत्रयं न पर्याप्यते। अतः तान् सर्वानपि वेद्याम् अस्यां दूरादेव नमस्कारपूर्वकं स्वागतं व्याहरामि। एवं अन्ये छात्र आचार्याः छात्राश्च अस्माकं समुपस्थिताः, तान् सर्वानपि स्वागतीकरोमि। दूरादपि अयं कार्यक्रमः, ये कार्यक्रम केवल इस सभागार में नहीं बल्कि हमारे सभी विश्वविद्यालयों के परिसर में, भारत के सभी 12 हमारे परिसरों में और अनेक संस्कृत विश्वविद्यालय महाविद्यालय के परिसर में भी ये लाइव चला जा रहा है। सभी दर्शकों को मैं यहीं से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद, प्रणाम। अस्य कार्यक्रमस्य सूत्रधारेषु अन्यतमाः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः आचार्याः श्रीनिवास वरखेडी महाभागाः, तेषां कृतेपि वयं स्वागतं व्याहरामः। अहं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिवर्यान् सप्रश्रयं सम्प्रार्थये श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिवर्याणां पुष्पगुच्छप्रदानेन स्वागतं कुर्वन्तु इति। एवमेव तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिवर्याणां प्रोफेसर राधाकांत ठाकुर महाभागानामपि स्वागतं कुर्वन्तु इति सप्रश्रयं सम्प्रार्थये। एवमेव केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलसचिववर्यान् आर के बर्मन् महाभागान् पुष्पगुच्छेन स्वागतं कुर्वन्तु इति अहं सप्रश्रयं सम्प्रार्थये। हाँ, सम्भूय एतेषां स्वागतं कुर्वन्ति च इति अस्माकं हर्षस्य विषयः। त्रयाणां विश्वविद्यालयानां संस्थापने अस्माकं पूर्वजाः ये वर्तन्ते, तेषां या संकल्पना अपि च तेषां या इच्छाशक्तिः, तेनैव एते त्रयः विश्वविद्यालयाः समुत्पन्नाः वर्तन्ते। तेषु श्री लाल बहादुर शास्त्री महाभागाः अन्यतमाः वर्तन्ते। तेषां दुर्लभं भाषणम् अस्माभिः अधुना श्रोतव्यमस्ति। तेषाम् इच्छाबलेनैव एते त्रयः विश्वविद्यालयाः अपि च संस्कृतस्य समुन्नतिः एभिः कृता वर्तते। अपि च श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य एतेषां संकल्प बलेनैव संस्थापिता वर्तते। एतेषां भाषणं वयं श्रोष्यामः अधुना। भारतस्य भूतपूर्व प्रधानमन्त्रिणः श्रीमतो लाल बहादुर शास्त्रिणः कुशल नेतृत्वेनास्य संस्थापना जाता। संस्कृत एक नींव है, एक आधार है, जिस पर आज भारत की प्राय सभी भाषाएं बनी है, खड़ी हुई। और इतना ही नहीं, एक भारत की संस्कृति सारी, भारत के जो कुछ धार्मिक भावनाएं हैं वो सब संस्कृत में निहित है, संस्कृत में छिपी हुई। चाहे स्तोत्र हो, चाहे मंत्र हो, चाहे ऋचाएं हो, जो भी हैं वो सब संस्कृत में है। और उनकी वाणी का आज भी एक जबरदस्त असर और प्रभाव
हर एक भारतीय पर पड़ता है। और इसलिए आज ये जो संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना है, ये एक सुंदर कल्पना है। कुछ वर्षों से ये चल रही है, लेकिन इसने इधर एक तेजी से प्रगति की, काम इसका आगे बढ़ा है, शोध का काम भी आगे बढ़ा है। एक सुंदर पुस्तकालय का भी प्रारंभ हुआ है, जिसको एक अंतर्राष्ट्रीय रूप देना है। और भी दूसरे काम पठन पाठन के आज संस्कृत विद्यापीठ कर रहा है। जैसा कहा गया, इसकी कल्पना, हमारी आकांक्षाएं बड़ी हैं। हम इसको एक ऐसा केंद्र बनाना चाहते हैं जहां केवल भारत के ही लोग नहीं, बल्कि विदेशों से भी लोग आकर यहाँ रहें, संस्कृत पढ़ें, सीखें, यहाँ के शोध के काम को, रिसर्च को उसे देखें। और यदि वो रहकर यहाँ कुछ संस्कृत पर काम करना चाहते हैं तो वो भी करें। तो इस रूप में हमारा विचार है कि विद्यापीठ एक आदर्श संस्था बने और इस राजधानी के अंदर उसका स्वरूप वही होना चाहिए जो कि ऐसी संस्था के लिए स्वाभाविक है। अधुना अहं मुख्यातिथिवर्यान् सप्रश्रयं सम्प्रार्थये। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य त्रैमासिकी वार्तापत्रिका संस्कृतवार्ता वर्तते, तस्याः उन्मोचनं कुर्वन्तु इति अहं मुख्यातिथिवर्यान् सर्वान् च सप्रश्रयम् अहं सम्प्रार्थये। एवमेव केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य शोधपत्रिका संस्कृत विमर्शः इति तस्याः अपि शोधपत्रिकायाः उन्मोचनं कुर्वन्तु इति अहम् अतिथिवर्यान् सप्रश्रये। व्यापिनः अस्य उत्कर्षमहोत्सवस्य प्रवर्तनाभाषणं विधास्यन्ति। तिरुपतिस्थ केन्द्रीय राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिवर्याः आचार्याः राधाकांत ठाकुर महाभागाः, तान् अहं सप्रश्रयं सम्प्रार्थये। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंचे विराजमानाः विद्वांसः, अग्रे विराजमानाः भारतस्य कवयः संस्कृत विद्वांसः, छात्राः, सर्वेषाम् अस्मिन् परिसरे अभिनन्दनम् अस्ति। महतः प्रमोदस्य विषयः यत् अस्माकं केन्द्रीय विश्वविद्यालयत्रयेन अयं महोत्सवः महता उत्साहेन समायोज्यते। यदा अस्माभिः अयं सङ्कल्पः कृतः तदानीमेव आलोचितं यत् अत्र अस्माकं ये चड्डा महोदयाः सन्ति ते तु वक्तारः सन्ति, महान्तः वक्तारः सन्ति। अस्माकं श्रीनिवास बर्खेरी महोदयैः उक्तं यत् एकस्मिन् दिने वा दिनार्धे अयं महोत्सवः भवतु। मया उक्तं तथा न, सतेषु विद्वान् तु सतेषु भवति, सतेषु पंडितः जायते सतेषु, सहस्रेषु च सतेषु जायते शूरः, सहस्रेषु च पंडितः, वक्ता 10 सहस्रेषु, लक्षेषु एतादृशः वक्ता भवति। चड्डाजी महोदय महान्तः वक्तारः सन्ति, तत्र उपदेष्टारः सन्ति। ते अस्माकं मध्ये मुख्यातिथिरूपेण आगच्छन्ति चेत् तेषां भाषणम् अत्यन्तं प्रेरणापदं भवति, उत्साहप्रदं भवति। अतएव एकं दिनं तु तेषां कृते भवतु। तेषां भाषणस्य श्रोतुम् अस्माकं मनोर्थः आसीत्, इच्छा आसीत्, सा इच्छा इदानीं सफली जाता अस्ति। एते अस्माकं प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य अस्माकं कार्यक्रमे, संस्कृतस्य कार्यक्रमे अस्माकं मनोबलवर्धनार्थं समागताः सन्ति। अहं सर्वेषां संस्कृतविद्वांसां छात्राणां पक्षतः चड्डाजी महोदयानाम् अभिनन्दनं करोमि। वस्तुतः अयम् उत्कर्षकालः अस्ति। किमर्थं चेत् संस्कृतस्य दुर्दिनम् आसीत् ब्रिटिश् काले। अस्मिन् संस्कृत पाठ सर्वसर्चित् मया स्मर्यते, यदा मेखले आगतवान् तदानीं सर्वतः संस्कृतस्य छिन्नं भिन्नं कृतं, संस्कृतस्य ग्रांट् स्थापितं, संस्कृत तत्र विदुषां तत्र डिस्करेज्मेंट कृतं, तत्र ह्रासः कृतः।
तस्मिन् काले संस्कृत विद्वांसः लिखन्ति अस्मिन् संस्कृत पाठ सद्म सरसि तत्स्थापिता ये सुधी हंसा काल वशेन पक्षरहिता दूरं गते ते त्वयि विल्सन कृते लिखन्ति। किमर्थं चेत् भारते कोऽपि समर्थः नास्ति तेषां पंडितानां रक्षणार्थं। तदानीम् एकः एव विल्सन आसीत्, ब्रिटिशर्, यः संस्कृतानुरागी आसीत्, संस्कृत प्रेमी आसीत्। स पुनः उत्तरं ददाति यावत् भारतवर्षं स्यात् यावत् गंगा च गोदा च तावदेव हि संस्कृतम्। यावत् भारतवर्षं स्यात् यावत् बिंदु हिमाचलो यावत् गंगा च गोदा च तावदेव हि संस्कृतम्। प्रायः एतद् दिनम् अभिलक्ष्य एव विल्सन महोदयेन लिखितम् अवश्यं संस्कृतस्य सुदिनम् आगमिष्यति, संस्कृतस्य उत्कर्षकालः आगमिष्यति। स कालः इदानीम् आगतः। अस्माकं ये प्रधानमन्त्रिणः सन्ति, मान्या प्रधानमन्त्री महोदया, मोदीजी महोदया, तेषां महान् आदरः अस्ति संस्कृतस्य विषये, संस्कृतेः विषये, भारतस्य महत्त्वस्य विषये। स महत्त्वस्य कालः समागतः अस्ति। अतः एव अस्य महोत्सवस्य अस्माभिः नाम दत्तम् अस्ति तत् उत्कर्ष महोत्सवः। भारतस्य एव उत्कर्षकालः अस्ति, स्वर्णिमकालः अस्ति। अतः एव अस्मिन् स्वर्णिमकाले अवश्यं कश्चन महोत्सवः आयोजनीयः आसीत्। अतएव अस्माभिः आयोज्यते। अत्र महान्तः विद्वांसः समागताः सन्ति। सर्वेषाम् अभिनन्दनं करोमि। And I would like to tell the media persons who are having many doubts regarding the Sanskrit education. Our students are taught through Sanskrit, but they are eligible, they are capable to teach and transmit their knowledge in any university of the world. Today's Sanskrit learning is different. We are training our students within 10 days in Sanskrit. They are very fluent and eloquent in Sanskrit within 10 days. Those days are gone. This time Sanskrit learning is different. So, विज्ञानमेकं मदीयं पद्यम् स्मर्यते विज्ञानमेकम् अपरन्तु संस्कृतं जानाति यः सः सफलो मनुष्यः। इदानीं केवलं संस्कृतेन संस्कृतं जानाति एकेन हस्तेन संस्कृतं द्वितीयेन हस्तेन विज्ञानम्। एंड अत्र अर्थशास्त्रस्य महान्तः विद्वांसः सन्ति। एकं वाक्यम् उक्त्वा अहं विरमामि, कालः नास्ति। Chanakya was not only a teacher, producer of readers, he was real maker of kings and emperors. एते चाणक्य सदृश अर्थशास्त्रस्य महान्तः विद्वांसः समागताः सन्ति। अस्माकं यत् अस्ति विद्याया अस्ति, इदानीं नवागतमस्ति, विद्या भवतु, सर्टिफिकेट् मध्ये परिश्रमः मास्तु, परीक्षा कृते समयः मास्तु, ज्ञानस्य कृते परिश्रमः भवतु। ज्ञानस्य प्राप्तिः यदि क्रियते चेत् तद् गुणानाम् उद्भवः भवति। विद्या ददाति विनयं, बहूनां गुणानां प्रादुर्भवः भवति। अतएव अयम् उत्कर्षकालः अस्माभिः समायोज्यते। अस्माकं मध्ये ये आगताः सन्ति चड्डाजी महोदय, ते महान्तः विद्वांसः सन्ति, वक्तारः सन्ति। तेषां सर्वेषाम् अभिनन्दनं करोमि। भवतां सर्वेषां कवीनां विदुषां छात्राणाम् अभिनन्दनं करोमि। विरमामि विस्तारः। धन्यवादः। प्रवर्तन भाषणं विदधानेभ्यः आचार्येभ्यः धन्यवादाः। अधुना अहं सप्रश्रयं सम्प्रार्थये। मुख्यातिथयः वर्तन्ते श्री जगत्प्रकाश नड्ड महाभागाः। एतान् अहं सप्रश्रयं सम्प्रार्थये मुख्यातिथि भाषणाय। आज के इस उत्कर्ष उत्सव के कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर विजय भाटकर जी, कुलाधिपति नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा, प्रोफेसर श्रीनिवास जी वरखेड़ी जी, कुलपति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, प्रोफेसर राधाकांत ठाकुर जी, कुलपति राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति, प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक जी, कुलपति लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, श्री विवेक देवराय जी, अध्यक्ष आर्थिक परामर्श परिषद, श्री चला वेंकटेश्वर जी, कुल सचिव राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति, यहाँ उपस्थित हमारे विश्वविद्यालय के सभी वरिष्ठ शिक्षकगण, छात्रगण और संस्कृत के सभी मनीषीगण, सबका हार्दिक अभिनंदन, सबका हार्दिक स्वागत। सर्वेभ्यः उत्कर्ष महोत्सवे हार्दिक शुभकामना। मेरा ये परम सौभाग्य है कि मुझे यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल होने का सौभाग्य मिला और आप सब लोग आज उत्कर्ष उत्सव मना रहे हैं।
इसमें मुझे भी अपने आप को शामिल करने का जो आपने मौका दिया है, उसके लिए सबसे पहले तो मैं आयोजकों का और आप सबका हार्दिक धन्यवादी हूं कि मुझे ये मौका मिला है। मैं बैठा बैठा सोच रहा था, संस्कृत समझ में तो आती है, बोलना कठिन होता है। इसलिए मैं सोच रहा था कि मेरे लिए ऐसे मनीषियों को, ऐसे विद्वान जनों को उनके सामने कुछ कहना एक कठिन कार्य होगा और न्याय करना तो अति ही कठिन होगा। लेकिन फिर भी आपने मुझे बुलाया है तो मैं ज़रूर कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। राजनीतिक प्राणी होने के नाते राजनीति से ही ज़्यादा संबंध रहता है और विद्या, शिक्षा, इन सब को कैसे प्रोत्साहित किया जा सके, यह एक राजनेता के दृष्टि से मेरी जिम्मेवारी बन जाती है और हमारी पार्टी की भी जिम्मेवारी बन जाती है। तो उसको भी आगे बढ़ाना यह हमारी जिम्मेवारी है। आज बहुत ही खुशी का अवसर है कि हम यहाँ पर 3 विश्वविद्यालयों को जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई गई, उसके उत्कर्ष उत्सव में यहाँ पर शामिल हुए हैं। और यहाँ आप 2 दिनों में 7 तारीख से लेकर 9 तारीख तक आप सब लोग विभिन्न विषयों पर चर्चा भी करने वाले हैं और उसको आप आगे बढ़ाने वाले हैं। विशेष करके संस्कृत को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सके, उसको किस तरीके से जन उपयोगी बनाते हुए, जन उपयोगी तो है ही, लेकिन जनता तक वो पहुंच सके ठीक ढंग से, इस पर भी आप ज़रूर कार्य कर रहे हैं और उसको आप आगे बढ़ाएंगे। मुझे बताया गया कि आप ज्योतिषी से जुड़े हुए, संस्कृत से जुड़े हुए विषयों और विभिन्न आयामों पर भी चर्चा करने वाले हैं और ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान, विज्ञान, अर्थ, मैथमेटिक्स, सबकी उत्पत्ति और जननी की जो बीज है वह संस्कृत है और संस्कृत के माध्यम से। इसलिए संस्कृत सिर्फ भाषा नहीं है, संस्कृत विभिन्न आयामों को आगे बढ़ाने का रास्ता है। और जो हमारा गोल्डन ट्रेजर, जो हमारा पुरातन ज्ञान है, उसको संजो के रखने वाली भाषा है तो वो संस्कृत है। और उसको प्रतिपादित करते हुए आगे जनता तक पहुँचे, इसका जो आप सब ने एक सफल प्रयास किया है, उसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं और अगले 2 दिनों में आप इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। मैं ये भी सोच रहा हूं कि जो लोग संस्कृत के इतने प्रगाढ़ विद्वान हैं, उनके सामने मैं कोई भारत की संस्कृति की चर्चा करूं तो ऐसा होगा जैसे सूरज को दीपक दिखाने के बराबर। इसलिए मैं वो हिमाकत नहीं करूंगा, लेकिन एक वाक्य मैं ज़रूर कहूंगा कि जहां संस्कृत है वहीं संस्कृति है और वहीं संस्कृति के साथ साथ विकास का जो माध्यम है वह, उसमें हम सब लोगों को एक अच्छे उपकरण के रूप में उसको आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। मुझे यह जानकर के खुशी है कि सभी लोग, विद्वान लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं और उसको आगे बढ़ाने वाले हैं। हम सब ये भी जानते हैं कि सबसे पुरानी पुस्तक और सबसे पुरानी पुस्तक जो अवेलेबल है वह ऋग्वेद, वह भी संस्कृत में, और वह संस्कृत के माध्यम से ही हम सब तक पहुंची। इसलिए हमको यह कोई अपनी हिस्ट्री बताने की आवश्यकता नहीं है। हम सब लोग अपने इतिहास को अच्छे तरीके से जानते हैं और ये अमृतवाणी भी है, देवभाषा भी है, और जिसे हम कह सकते हैं कि अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने का, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, इसका माध्यम है तो वह संस्कृत है। इसको भी हमको ध्यान में लेना चाहिए। अभी हम लोगों ने शास्त्री जी के, पूर्व प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य सुने, कितना सारगर्भित उन्होंने कहा था और कितनी सरलता से उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी जो आज हम उसको साकार होते देख रहे हैं। मित्रों, जहां तक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सवाल है,
और हमारी पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का। हम संस्कृति के रक्षक हैं और संस्कृति को आगे बढ़ाने की दृष्टि से कार्य करने वाले लोग। इसलिए जहां संस्कृत होगा वहां हमारी विचारधारा हो और उसके साथ खड़ी विचारधारा मिलेगी, यह मैं जरूर कह सकता हूं। और भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, भारतीय उल्लेख जो मिलते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के रूप में भी और प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में जो सर्वोच्च पद पर भारत के एग्जीक्यूटिव के रूप में बैठे हैं, वह निश्चित रूप से उसको बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ये मैं जरूर विश्वास दिलाना चाहता हूँ। इसलिए जैसा अभी हमारे राधाकांत जी कह रहे थे कि ये बड़ा अच्छा काल है और इस काल का हमको उपयोग करना चाहिए, मैं आपको दो बातें कहना चाहूँगा। निश्चित रूप से ये सबसे अच्छा काल है और इसमें बढ़ने का पूरा स्कोप संस्कृत को रहेगा, यह हमारी जिम्मेवारी है। हाँ, राजनीतिक व्यक्ति हूँ इसलिए ये जरूर बोलूँगा कि यह काल सदा रहे, इसकी जिम्मेवारी आपकी है, इसकी चिंता आप करिए। जहाँ तक मानवता का सवाल है, संस्कृत की बहुत बड़ी देन है जिसने हमें संस्कृति के साथ जोड़ करके गूढ़ विषयों को बड़े सरलता से जनता के सामने रखा है, लोगों के सामने रखा है। आज मैं जब मुझे विदेश में जाने का मौका मिलता है या कभी विदेशी संस्कृति के साथ भी जानने का अवसर मिलता है, तो मैं एक बात महसूस करता हूं कि भारत का जो मुकाबला नहीं है उसका मूल कारण अगर आप देखेंगे तो हमारी संस्कृति है। और फिर मैं कहूंगा कि संस्कृति का उत्पत्ति संस्कृत से। और इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि बहुत से देश अभी मानवता के दृष्टि से कार्य करने के बारे में जो सोच रखते हैं वो बहुत ही प्रिमिटिव स्टेज पर है और हमारे यहाँ ये बहुत ही विकसित है, बहुत ही और बहुत ही धनी है। इसको मुझ जैसा व्यक्ति तो शब्दों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन हाँ जरूर एक बात मैं कहता हूं कि यह हमारी ताकत जो है, जो रेजिलियंस है, वह हमारी संस्कृति से आता है। इसको भी हमको समझना चाहिए। बातें बहुत छोटी हैं। आपको पता चला होगा अभी कोरोना आया तो विभिन्न देशों में इंजेक्शन ले या न ले इस पर बहस हुई। विभिन्न देशों में आंदोलन हुए कि हम इंजेक्शन नहीं लेंगे, ये हमारे ह्यूमन राइट्स को चैलेंज करता है। विभिन्न देशों में अर्थ को संभाले या मानवता को संभाले, इस पर कंफ्यूजन बहुत लंबे समय तक रहा। लेकिन आप देखिए भारत, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बोल्ड फैसला लेने की ताकत प्रधानमंत्री जी की, लॉकडाउन लगा और 130 करोड़ के देश ने बिना पूछे उसको फॉलो किया लेटर और स्पिरिट में। यह हमारे देश की ताकत है। अगर उन्होंने कहा कि थाली बजाओ, अगर उन्होंने कहा कि दीप जलाओ, तो कुछ लोगों को अपवाद छोड़ दें जो जिनका काम विपक्ष में रहना है तो वो विपक्ष की जिम्मेवारी निभाते हैं, नहीं तो 130 करोड़ के देश ने बिना पूछे हुए इसको अक्षरशः पूरा किया। ये हमारी संस्कृति और ये हमारी ताकत, इसको भी हमको समझना चाहिए। और ये बातें बहुत छोटी हो, ये गौण होता है कि ऐसा यहां क्यों हुआ और बाकी देशों में क्यों नहीं हुआ। बाकी देशों में कोरोना से लड़ी सरकार, हमारे देश में कोरोना से लड़ी सरकार के साथ भारत की जनता। ये भी हमको समझना चाहिए। ये अंतर कैसे है? ये हमारी संस्कृति की देन है, ये हमारी ताकत है। मैं कई बार जाता हूं बाहर, हर एक कोई बोलता है गिव मी स्पेस, गिव मी स्पेस। मैं कई बार सोचता हूं अब इनको कितना स्पेस दें। और हमारे यहां आप एक बस में चढ़ जाइए डीटीसी के, कितने सहनशीलता के साथ सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल करके चले हुए हैं। आओ बैठ जाओ, चलो। ये ऐसे ही नहीं होता है। 130 करोड़ की जनता को संभाल के रखना, यह भारत की संस्कृति है जिसने हमको आगे बढ़ाने का काम किया।
तो इसलिए वो हर बात पे दिखती है, हर छोटी बात पर हमको दिखती है कि यह संस्कृति हमारी किस तरीके से इसको पूरा किया जाता है। सहनशीलता, सहिष्णुता, सबको बराबर का स्थान देना, सबको बराबर की सोच रखना, सत्य की खोज के लिए विपक्षी की बात को भी गहराई से सुनना, ये सब चीजें हम लोग में इनग्रेव्ड है। आप देखिएगा कभी कि हमारे ही समाज में दूसरे पक्ष को रखने वाले लोग अपने ही समाज में मिलते हैं जो बखूबी उस विषय को रखते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि ये जो हमको संस्कृति में संस्कृत से मिला है, स्वच्छंदता, सोचने की शक्ति को आगे बढ़ाते जाना, यह सब छोटी बड़ी बातें हमको, उसकी जो देन है वो हमको अपनी भारतीय संस्कृति में निहित है और भारतीय संस्कृति में संस्कृत में निहित है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज हम यहाँ पर अपना 3 विश्वविद्यालयों का उत्कर्ष उत्सव मना रहे हैं। वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं और यहाँ पर हमारे नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी हैं, आर्थिक विषयों के परामर्श करने वाले हमारे भाई साहब भी हैं, सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं यहाँ यह ज़रूर कहना चाहता हूँ कि यह एक बहुत बड़ी घटना तो है ही कि तीनों विश्वविद्यालयों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई है, लेकिन इससे बड़ा विषय यह है कि यह प्रधानमंत्री जी की कमिटमेंट की, सोच की, कमिटमेंट का यह प्रदर्शन है। इसको भी हमको समझना चाहिए, यह उसका रूप है, उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। क्यों पहले नहीं हुआ? क्यों सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहले नहीं बनी? क्यों आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन रही है? अगर हमको समय, अगर प्रधानमंत्री जी को सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से देखना तो कहते कि पहले एक पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर देखते हैं दूसरा विश्वविद्यालय बनाए। तीनों की तीनों विश्वविद्यालयों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया, इसलिए कि उनके विचार में संस्कृत को महत्व देकर के आगे बढ़ना है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और इसी में से जब नीयत साफ होती है तो नीति साफ बनती है। जब नीयत साफ है, स्पष्ट है प्रधानमंत्री जी की, तो नीति भी स्पष्ट है। और नीति को जमीन पर लागू करने वाले कार्यक्रम के रूप में आप सब मनीषी लोग हैं जो उसको पूरा करेंगे और संस्कृत को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आपसे मैं एक बात और कह करके बात समाप्त करूंगा, क्योंकि हमारे कुलाधिपति और बाकी सब लोगों ने अपना वक्तव्य रखना है। जहां तक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का सवाल है, एक तो इसमें भी आप समझ लीजिए कि चाहे नेशनल हेल्थ पॉलिसी हो, चाहे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो, ये दोनों ही पॉलिसीज 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस पर काम हुआ। लोगों को जोड़ा गया, समावेश किया गया, सबके विचार सुने गए, लाखों में सजेशंस आए, हजारों में उसको जोड़ा गया और जोड़ने के बाद ये हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी भी और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी आई। मैं ये बड़े गौरव के साथ कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कि दोनों ही पॉलिसीज, नीतियां हमारे वो भारत के को ध्यान में रखते हुए कोई विदेशी नीति नहीं है, ये भारत की जमीन से और जड़ों से जुड़ी हुई नीति है। इसको भी हमको ध्यान में रखना है। और जहां तक शिक्षा नीति का सवाल है, एक बहुत अच्छी नीति बनी और उसमें भाषा के बारे में और भाषा में संस्कृत का जो स्थान दिया गया है और संस्कृत के बारे में जो चिंता व्यक्त की गई है और चर्चा हुई है, और चर्चा होने के बाद उसको जो ऑब्जेक्टिवली आगे बढ़ाने का प्रयास हुआ है, यह उस नीति में से निकलता है। इसलिए हम ये ज़रूर कहेंगे कि हमारे शिक्षा नीति जो है वो भारतीय परिवेश को ध्यान में रख करके बनी है और उस भारतीय परिवेश में संस्कृत का जो मुख्य स्थान है उसको ध्यान में रखते हुए यह नीति आगे बढ़ी है। इसलिए मैं यह ज़रूर कहूँगा कि आप सब लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और पूरी ताकत के साथ आप सब लोग लगेंगे और संस्कृत को जो गौरव में उसका स्थान है उसका गौरव गान भी करेंगे और गौरव बढ़ाएंगे भी। इसमें भी आप लोग अपना योगदान करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। आपका ज़्यादा समय न लेता हुआ मैं एक ही बात कहूँगा कि आपको मेरी शुभकामनाएं हैं। आप सब लोग इस काम में जुड़िए और पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से आपका प्रोत्साहन बना रहे और आपको प्रोत्साहित करने के लिए
जो जो आवश्यक कदम सरकार को समय समय पर उठाना पड़ेगा वह हम जरूर उठाएंगे। हमारी सरकार प्रोएक्टिव सरकार है, प्रो रिस्पॉन्सिव सरकार है और रिस्पॉन्सिबल सरकार है। ये जवाबदेह सरकार है और प्रोएक्टिव है। आप नहीं आए थे ज्ञापन लेकर के कि केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाओ। ये प्रधानमंत्री जी की सोच है, जो इसलिए मैं कहता हूं, ये कहने के लिए नहीं है कि ये प्रोएक्टिव सरकार है, ये हम करके दिखा, हमारे मोदी जी ने उसको करके दिखाया है। और प्रो रिस्पॉन्सिव है, आपने जो भी बातें कही हैं उसको पूरा करना ये हमारी जिम्मेवारी है। और विद्या शिक्षा ये किसी भी जीवित समाज का बहुत महत्वपूर्ण आयाम है। इस आयाम को संभालते हैं तो देश संभलता है, इस आयाम को संभालते हैं तो संस्कृति संभलती है, इस आयाम को संभालते हैं तो मानवता संभलती है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि राजनीति में जरूर हूं, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से जिन नीतियों को आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है उसको जनता तक पहुंचाना, जमीन पर उसको आगे बढ़ाना, ये मेरी जिम्मेवारी है। आपको अगले 2 दिनों के उत्कर्ष उत्सव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप आगे बढ़ें और बढ़ करके इस कार्य को आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानेच्छ क्रियाशक्तीनां यत्र संगमः भवति तत्रैव कार्यं सेत्स्यति। एतेषां प्रयत्नेनैव एते 3 विश्वविद्यालयाः समुत्पन्नाः। अतः एतेषां समेषां मुख्यातिथीनाम् अपि च समेषां कृते वयं धन्यवादम् आधमर्ण्यञ्च वयं प्रकटयामः। बहुषु कार्येषु सत्स्वपि संस्कृतभाषायां विद्यमान या प्रीतिः अनुरागः, तेन कारणेनैव अत्र समागताः इमे मुख्यातिथिवर्याः, तेषां कृते वयम् आधमर्ण्यं वयं प्रकटयामः। अधुना अहं सप्रश्रयं सम्प्रार्थये आभारप्रकटनाय श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिवर्यान् आचार्यान् मुरली मनोहर पाठक महाभागान्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भारते भारतीयानां भाव्यारीतिर्हि भारती। भूयाद् भव्याय भव्यैषा भूयो भ्राजेत भारतम्। भूयो भ्राजेत भारतम्। दिवसत्रय व्यापकस्य उत्कर्ष महोत्सवस्य समारंभ वेलायाम् उद्घाटन वेलायां तत्र मुख्यातिथित्वेन अस्मान् सम्प्राप्ताः राज्यसभा सांसदाः अथ च भारतीय जनता दलस्य राष्ट्रीयाध्यक्षाः ये खलु स्वकीय विद्यार्थी जीवनादारभ्य अद्यावधि राष्ट्रमेव स्वकीय वृत्तित्वेन स्वीचक्रुः। अथ च न केवलं भारतस्यैवापि तु जगतः प्रकाशकाः जाताः इदानीं ते अत्र अधिमञ्चं विराजमानाः दृश्यन्ते। एवमेव सारस्वतातिथिरूपेण विवेक देवपाल महाभागाः देवराय महाभागाः ये खलु
यशस्विनां प्रधानमन्त्रिणाम् आर्थिक सलाहकार परिषदोऽध्यक्षाः महान्तोऽर्थशास्त्रिणः अस्मान् सम्प्राप्ताः सन्ति, अधिमञ्चं विराजमानाः सन्ति। एवमेव उद्घाटन समारोहस्यास्य विशिष्टातिथित्वं स्वीकुर्वाणाः नालन्दा विश्वविद्यालयस्य कुलाधिपतयः, संगणकशास्त्रवैज्ञानिकाः, आचार्याः विजय भटकर महाभागाः, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य यशस्विनः कुलपतयः, अस्मत्प्रेष्ठाः बरखेड़ी महाभागाः, तिरुपति विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः, अस्मज्ज्येष्ठाः श्रीमन्तो राधाकान्त ठाकुर महाभागाः, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलसचिवाः बर्मन महाभागाः, मम पुरतो विलसन्तः देशस्य नानाभागेभ्यः समागताः विद्वांसः, विदुष्यः, संस्कृत विश्वविद्यालयानां कुलपतयः, तत्रत्याः आचार्याः, कर्मचारिणः, अधिकारिणः, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानस्य अध्यक्षाः, वाचस्पतिवर्याः, एवमेव अत्र सभायाम् उपस्थिताः अधिजिगांसवः, विद्याधिजिगांसवः, छात्राश्च, मीडिया कर्मिणश्च। अहम अत्र आत्मानं समुपस्थाप्य महान्तं प्रमोदमनुभवामि। वस्तुतः उत्कर्ष महोत्सव इत्युक्ते कस्य उत्कर्षः? संस्कृतस्य उत्कर्षः, आहोस्वित संस्कृतज्ञानाम् उत्कर्षः, अथवा संस्कृत विश्वविद्यालयानाम् उत्कर्षः, अथवा संस्कृत सेविनाम् उत्कर्षः, अथवा संस्कृताश्रित भारत देशस्य उत्कर्षः? मन्ये संस्कृतस्योत्कर्षे सति भारतस्यापि उत्कर्षः भवति, भारतस्योत्कर्षे सति संस्कृतस्यापि उत्कर्षः भवति। अतः अत्र उत्कर्षोऽयम् अस्माकं समेषामेव भारतीयानां वरीवर्त्येव इति निश्चप्रजं वक्तुमहं प्रभवामि। अत्र कार्यक्रमेऽस्मिन् नड्डा महाभागाः ये खलु मुख्यातिथयः सन्ति, ते अन्यस्मिन् कस्मिन् विशिष्टे कार्यक्रमे गन्तुकामा अस्मि। अतएव मध्ये सभां मध्ये कार्यक्रमम् अहम् आत्मानम् उपस्थाप्य तान् प्रति कार्तज्ञं ज्ञापयितुमीहे। वस्तुतः श्री नड्डा जी का व्यक्तिपक्ष और कर्तृत्व किसी से अपरिचित नहीं है। विद्यार्थी जीवन में ही आपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से यात्रा प्रारंभ की और अत्यंत सुसंस्कृत परिवार के व्यक्ति होने के साथ साथ, अत्यंत विद्वत परिवार से संबद्ध होने के साथ साथ आपने एक तरफ विद्यार्जन किया और दूसरी तरफ इस दुष्ट नीति को हटाने के लिए राजनीति के पथ का अनुसरण कर आपने एक अच्छे नायक की भूमिका निभाई और हम लोगों के देखते देखते महामंत्री बने, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष, फिर भाजपा के महामंत्री, और आज ये हमारे माने केवल भारत के ही नहीं जगत प्रकाशक के रूप में जगत प्रकाश नड्डा जी विराजमान हैं। ये और यशस्वी हों और भारतीय संस्कृति और संस्कृत के प्रति इनकी निष्ठा निरंतर बढ़े, ताकि हम संस्कृतोपजीवी, हम राष्ट्र सेवी इनसे पाथेय पाकर इनके मार्गदर्शन में, इन सबके नेतृत्व में, कुशल नेतृत्व में संस्कृत के ध्वज को विश्व पटल पर स्थापित करने में समर्थ हो और इस संस्कृत के माध्यम से पुनः भारत को विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित कराने में हम सफल हो सकें, यही हमारी कामना है। मान्यवर, आपने जो भी हमसे अपेक्षा की है, इतना सुंदर, ये हृदय से निकले हुए उनके वाक्य थे, ये कहीं उसमें कृत्रिमता नहीं थी, कहीं उसमें घटाटोप कोई नहीं था, कोई राजनीतिक भाषण नहीं था, ये हृदय आपका बोल रहा था और आपके हृदय के साथ हम अपना हृदय मिला करके काम करने के लिए उद्यत हैं। और आज ये जो दिन आया है, ये आपके अथक परिश्रम का फल हम ले रहे हैं, कार्य हम कर रहे हैं, लेकिन परिश्रम इसके पीछे आपका है। हम आपके प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और इस सभा में जो लोग उपस्थित हैं उसके बाद से पुनः उनके प्रति विधिवत जो औपचारिक धन्यवाद है दिया जाएगा। बीच में मैं आपके सम्मुख आया, एक और प्रसंग मुझे ध्यान आ रहा है। हमारे यहाँ कुलगीत की रचना अभी शीघ्र हुई है 2-3 दिन पूर्व, और 40 मिनट के अंदर हमको कुलगीत लिख के देने वाले महाशय महाकवि डॉक्टर अरविंद कुमार तिवारी
अगर यहाँ सभागार में हो तो वो हाँ, ये आपने 40 मिनट में, मैंने फोन किया 40 मिनट में बनाकर आपने दे दिया। ऐसे यशस्वी महाकवि को इस सभा के माध्यम से मैं वर्धापन देता हूं, आशीर्वाद वितरण करता हूं इनके लिए। ऐसे ही सारस्वत सेवा करते रहें और ऐसे ही सारस्वत सेवकों से हमारे संस्कृत का मान और संस्कृत के मान के साथ हमारा मान, राष्ट्र का मान आगे बढ़ेगा। मैं अधिक न कह करके एतानि वचनान्यो व्याहृत्य अत्रोपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यो भवद्भ्यः भवतीभ्यश्च भूयो भूयो भूयसो धन्यवादान् दित्सन् विरमामि इति शम्। कुलपतिवर्येभ्यः धन्यवादाः। अधुना मुख्यातिथिवर्याः प्रतिष्ठन्ते। वयम् उत्थाय एतेषाम् अपि च उत्कर्षमहोत्सवस्य लघुचलनचित्रं वयम् अधुना पश्यामः। उत्कर्षमहोत्सवस्य त्रयः विश्वविद्यालयाः मिलित्वा उत्कर्षमहोत्सवस्य लघुचलनचित्रं निर्मितमस्ति। तस्य महोत्सवस्य चलचित्रं वयं चलचित्रम् उत्कर्षमहोत्सवः अथ वैशाखशुक्लसप्तम्यां सुरलोकात् सुरगंगा भुवमानीत तच्च गंगावतरणं नाम्ना कीर्त्यते। एतदनु सुरभाषाया समुद्धाराय कटिबद्धानां संस्कृतक्षेत्रे लब्धप्रतिष्ठानां त्रयाणां मानितविश्वविद्यालयानां केन्द्रीयविश्वविद्यालयरूपेण अवतरणमपि केन्द्रीयविश्वविद्यालयाधिनियम उद्घोषणानन्तरं वैशाखशुक्लसप्तम्यामेव तिथौ समभूत्। त्रिवेणिसङ्गमवत् त्रयाणां विश्वविद्यालयानां सङ्गमः उत्कर्षसूचक एव। अत एव त्रिभिः विश्वविद्यालयैः सम्भूय वैशाखशुक्लषष्ठीतः अष्टमीं यावत् नवदेहलीस्थे अम्बेडकर अन्ताराष्ट्रीय केन्द्रे उत्कर्षमहोत्सवः समाचर्यते। सत्सु त्रिषु केन्द्रीयविश्वविद्यालयेषु 12 परिसरैः संयुक्तः एकमेवाद्वितीयः संस्कृतविश्वविद्यालयः नाम केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालय एव। प्राक् केन्द्रीयसंस्कृतविद्यापीठमिदं स्वायत्तसङ्घटनरूपेण प्रथमसंस्कृतशिक्षायोगस्य संस्तुत्या 1979 वर्षे समारब्धम्। 2020 वर्षे तदानीन्तन शिक्षामन्त्रिणां डॉक्टर मुरली मनोहर जोशीवर्याणां परिपूर्ण सहयोगेन कुलपतीनां वेम्पटि कुटुम्बशास्त्रिणां कौलपत्ये च मानित विश्वविद्यालयत्वेन समुन्नतिम् आप्नोत्। तदग्रे कुलपतीनाम् आचार्याणां राधावल्लभ त्रिपाठिवर्याणाम् आध्वर्यवे विश्वविश्रुतमभूत्। तदग्रिमे काले कुलपतीनां पी.एन्. शास्त्रिणां कार्यकाले संस्कृत भगीरथोपमानां शिक्षामन्त्रिणां डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक महाभागानाम् अभूतपूर्वप्रयत्नैः दिगंतरकीर्तिलब्धानां माननीयानां प्रधानमन्त्रिणां नरेन्द्र मोदी महाभागानां संकल्पबलेन केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय रूपेण अवातरम्। सद्यः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः नवोत्साह समन्वितानां युवकुलपतीनाम् आचार्याणां श्रीनिवास वरखेडी महाभागानाम् आध्वर्ये सर्वांगीण विकासं प्राप्नुवन्नस्तीति हर्ष प्रकर्षस्य विषयः। सर्वेभ्यः प्रणामः। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयास्त्रयः मिलित्वा उत्कर्ष महोत्सवम् आचरन्ति। अयं कार्यक्रमः मे मासस्य 7, 8, 9 दिनाङ्केषु देहल्यां भविष्यति। कार्यक्रमेऽस्मिन् भारतस्य समेषां प्रतिष्ठितानां सर्व संस्कृत विश्वविद्यालयानां कुलपतयः समाहूताः, यत्र नैके विद्वांसः नाना शास्त्रेषु कृतपूर्वपरिश्रमाः आयान्ति, चर्चां विधास्यन्ति। उद्घाटन कार्यक्रमेऽस्मिन् भारत सर्वकारस्य शिक्षामन्त्रिणः श्री धर्मेन्द्र प्रधान महाभागाः, भारतीय जनता पार्टी इत्यस्य ये अध्यक्षाः भवन्ति ते आगच्छन्ति। अस्माकं प्राक्तन शिक्षामन्त्रिणः मानव संसाधन विकास मन्त्रिणः
डॉक्टर मुरली मनोहर जोश महाभागाः अपि प्रार्थिताः यत् ते तत्र अस्माकं कार्यक्रमे अध्यक्षस्य दायित्वं पालयन्तु। प्राक्तन शिक्षामन्त्रिणः श्रीमन्तः डॉक्टर निशंक रमेश पोखरियाल महाभागाः भविष्यन्ति, पद्मश्री चमुकृष्ण शास्त्री महाभागाः एवं अन्ये च विद्वांसः, प्राक्तन कुलपतयः, अधुनातन कुलपतयः, नैके विद्वांसः भागं ग्रहीष्यन्ति। अस्मिन् कार्यक्रमे अहं प्रार्थयामि यत् भवन्तः सर्वे अस्मिन् उत्कर्षमहो सर्वे भवन्तः सर्वे आगच्छन्तु। ये संस्कृते बद्धाः सन्ति अस्माकं तिरुपति विश्वविद्यालयतः अस्माकं सर्वे आचार्याः इतः सोत्साहं दिल्लीं प्रति गच्छन्ति। अवश्यम् अयं कार्यक्रमः सफलः भविष्यति। भवन्तः सर्वे आगच्छन्तु, अस्मिन् कार्यक्रमे भागं स्वीकुर्वन्तु। अयं कार्यक्रमः अत्यन्तं मनोहरः अस्ति। अहं सर्वेषाम् अभिनन्दनं करोमि। ये खलु संस्कृतज्ञाः सन्ति, ये संस्कृतप्रेमिणः सन्ति, ते सर्वे अस्माभिः प्रार्थ्यन्ते यत् अस्माकं कार्यक्रमेऽस्मिन् ते आगत्य अस्मान् सर्वान् अस्माकं कार्यक्रमाश्च सफलान् कुर्युः। भविष्यत्काले संस्कृताध्ययनस्य वैश्विकं स्वरूपं किं भविष्यति इति अस्मिन् चर्चासत्रे भवन्तः सर्वेपि समागत्य शोभां वर्धयन्तु इति स्वागतं व्याहरामि। सर्वेभ्यः धन्यवादाः। अधुना अस्माकं मध्ये विराजन्ति विशिष्टातिथिरूपेण श्रीमन्तः विजय भटकर महाभागाः नालन्दा विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः, कुलाधिपतयः, तान् अहं सप्रश्रयं सम्प्रार्थये। मैं मानता हूं कि आज का जो दिन है, जो शुभ दिन है, एक प्रकार की नई शुरुआत है। जैसे नड्डा जी ने कहा कि हमारा भारत देश कई विशेषताएं हैं और एक विशेषता जो मानते, यदि विश्व की सभी संस्कृति का अभ्यास किया जाए तो हम देखेंगे कि ये विश्व की, मानव की सबसे पुरानी संस्कृति मानी गई है। एक ऐतिहासिक महत्व है इस बात को। लेकिन आज का जो समारंभ हो रहा है ये बड़ा ही महत्व का है, क्योंकि हम आज एक ऐतिहासिक निर्णय लेने की संभावना रखते एक प्रयत्न करते हैं। इट हैज बीन, मैं कई भाषा में बोलूंगा क्योंकि हमारी भारत हमारी विश्व भाषा है, विश्व संस्कृति है। इस देश में कई भाषाएं बोली जाती है, कई संस्कृति एक साथ रहती है। Friends, I would like to begin with your forgiveness, with your permission, with a prayer. Because it has been a great tradition of a great nation, of a great civilization and a great culture, to begin something that is auspicious with a prayer. I will also begin with a prayer.
नमस्ते शारदे देवी काश्मीर पूर्ववासिनी त्वाम हम प्रार्थने नित्यम विद्याम बुद्धिं च देहि सदाशिव समारंभा शंकराचार्य माध्यमम श्री ज्ञानेश्वर पर्यंतन वंदे सद्गुरु परंपरा. Friends, we are talking today, it's a very important subject and it is coincidental. Varkhedi, I think you have chosen a right place. There is a great importance to what you say and where you say this. In this Ambedkar, Dr. Ambedkar Sabhagarai. After independence, people had a great question. People, the leaders of the nation, who brought to us with a lot of effort and lot of thinking to have a constitution of a nation, of a very large emerging nation. A nation now today, close to 140 crore people. Very soon, this will be the largest nation of the world. We had never imagined that, but this is happening. Friends, the question was, what will be the national language of this great nation, the great Sanskruti? That question had arisen, and many people were debating. Today we are assembled here in the auditorium that is named as Dr. Bhimrao Ambedkar, who gave us the leadership of constitution of this great constitution of a great nation. But the question of which should be our national language was not resolved. हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी होगी, क्या होगी, इस पर बड़ा ही डिस्कशन हुआ था. And if you remember, this architect of the constitution of the nation had argued, had voted for, had felt strongly from his very heart that if at all there can be one nation, one language for this multilingual nation, which speaks now 22 languages, and new languages will be added. He said that, and many people agreed at that time, as if there can be a convergence on this issue, it can be Sanskrit and Sanskrit alone at that time. And we are today assembled here to take this question forward in a very loving manner, in a very united manner, and we should discuss that question, not here right now, but this is the question which will again and again come before us. This one. I have to say something on this, because today we are discussing not only what would be the future of this nation, this great culture in the world context, not in the context of a country alone. Because we always thought, we never thought of ourselves first. We thought of the whole world. In Marathi, Saint Dhaneshwara is always, I think, enunciated, Hey Vishwachi Maje Garam. This whole world is my family, not a question of this kind of thing. And I must talk in that context, in that vein. Friends, one question, because this is a very emotional question for all of us and for the world as well, that what is the future of Sanskrit in the context of today's context? We are not talking about what would be day after tomorrow, what was yesterday. This is what this great nation has accomplished. We are talking what are the challenges of today, and that must be resolved.
What is that markers which must be discussed in this conference? What is the main issues, core issues that those must be discussed in this conference, in this discussion, in this dialogue, multilogue? I will raise some of those questions as I understand to my little mind. But you must bear on that. We must pause, think, look ahead, and take right decisions ahead. Friends, what is India today? I think that question. Nadda ji was here and our Honorable Prime Minister has been thinking about that. Today's questions, today's challenges, and what are the answers I have for today, that will also envelop tomorrow. One thing which we see, once again, our Honorable Prime Minister has been speaking on Bharat as Vishwaguru. Nothing less. Nothing less than that. What will characterize India as Vishwaguru? Bharat, I'm not saying India, Bharat as Vishwaguru. Bharat, the people who are engaged, who are absorbed, Rata, joyfully engaged in the pursuit of knowledge. Bha, here knowledge is the light of knowledge is the issue. What is that? It is sure that today the nation of 140 crore people, I'm just saying 140, I'm just looking into a little future, not far future, what we are saying. The largest populated nation of the world, of 200 countries plus. Friends, one thing we see, as today we are entering, we have been a knowledge-based nation right from the beginning. We have been knowledge-based civilization right from the beginning. If we talk today's context, and many of us come from many universities, I couldn't believe. I also completed 75 years. And I'm looking at what is that we have today. We are a knowledge-based nation, and we are going to be the world's largest knowledge-based civilization of the world. How many universities characterized, if you say that if a civilization can be characterized by its capacity of creating new knowledge, absorbing new knowledge, and looking forward to new knowledge through innovations, then in that context today we have many of you, of course, know Vivek, you will know definitely, and many vice chancellors will know that today we are the largest in a nation which has 1,000 universities. We are just studying there were very few universities. Today we have 1,000 universities, and out of which I think we are assembled here and we have paid a great tribute to this convergence phenomenon of three central universities coming together for a great cause of a great language of the world. We have 15 Sanskrit universities. New universities will emerge. Many world universities, like we talk of Oxford and Cambridge and other universities, world universities, today offer Sanskrit as a language. Many of the great people, researchers, travel all the way outside India to learn Sanskrit also. And we welcome that. And we resolve today that in every university of India, amongst the 1,000 universities, every school, we have 15 lakh schools. Swami Vivekananda had wondered that in that time, when he was talking of the beginning of this century, and he's talking that if I don't have schools, I don't have schools for my children, for my girls and boys. And he had said that if my girls and boys cannot go to school and they have to swim across rivers, swim across water bodies to reach to school, then what will happen to our nation?
what will happen to this great nation. Today we have 15 lakh schools. And many of our students study across the world to study. In this context, we are talking, what would be the future of Sanskrit, sir? Another characteristics of a great nation is the large number of students, large number of universities, large number of teachers, which, never mind the quality, I'm not talking right now, but we have a vision of our quality. But we are talking about what role Sanskrit is going to play in our education system. Here the issue comes. Education is representation and understanding of knowledge. And if the knowledge has to be correctly represented, you require a language that can express the knowledge of today, knowledge of yesterday, and knowledge of tomorrow. When I look at the kind of developments, I'm a student of science and technology and computers and supercomputers and artificial intelligence. If I look at that, we want a language we wish to have for the entire humanity, which can express the knowledge which is not today alone, but knowledge of tomorrow. I'll just give you an example. What is knowledge of tomorrow? You must be hearing the word again and again. Your students, your children who are going to college, artificial intelligence, AI. Tomorrow, much of what has been created, much of the research that will be done will be based on artificial intelligence, what we call it here. If one language, I remember when I was working on supercomputers, when I started a national project on artificial supercomputers, this question had come. Is there a language, is there a human language that can express the language of computers of tomorrow? And we started studying. One language, after consulting a lot of people, talking to a lot of people, and after doing a lot of research, came that one language alone can express the language of tomorrow, and not only computers and humans together. That language will be undoubtedly Sanskrit and Sanskrit alone. No question of that. And knowledge representation is the most important issue before the humanity of tomorrow. So friends, we'll have to keep this in view while deciding that, and while deciding our educational courses. What should be education? What subjects should be taught? What research should be done? There is the issue of research. What research our university should do? And I have also thought on that. I think, please bear with me, we are developing today supercomputers of the kind which were developed. Now, I'm talking the world context. Supercomputers that can perform one added 18 zeros on that kind of things. Supercomputers of that, what are called exascale supercomputers. And very soon, supercomputers that can perform one, you add after that 21 zeros, called zeta scale supercomputers. And India will be one of the first nations to come out with these supercomputers. I can say that based on what we are doing. In fact, when we are trying to name this Sankhya, this number, most English didn't have a word for that. Then I looked at, let us look at Sanskrit. Does Sanskrit have a word for expressing a large number like 1 to the 10 to the power 21 zeros, which are called as one zeta scale supercomputers, exascale. So this goes on. If you see the string of large numbers, no language has yet expressed such large numbers, but our rishis had expressed not only 1 to the 20th one,
1 to the 10 to the power 51, 10 to the power 108. The numbers have been listed. And the mathematics of that, the precision of expression has also been expressed. Today, as a computer scientist, I can say that the precision of that thing, there is only one language. There is Bharatiya Vigyan, Bharatiya Ganit can do such computation. And that's why it is very, very important that we see the future in this context of synthesis mathematics. There are so many things that can be said, friends. But more importantly, issue is that we have come to express scientific advancement. This is the age of science. We began from the 17th century onwards. The great scientists coming from all of of course, the scientific beginnings came from the Vedic times till today. But we are talking about this one. We are talking about Newton. We are talking about Galileo. We talked about Darwin. We talked about Einstein. We talked about so many scientists, string of scientists. Today the issue has come. But can we express? You're talking mathematics is okay, logical is okay. But can we express emotions? Can we express human emotions? Like the language can express. Human languages can express human emotions kind of things. The question today which we are facing is that in the field of artificial intelligence, can computers understand and express and speak human language with emotions? And that is the question. And when you are expressing all the languages, I thought there is only one language that can express both science and emotions together is Sanskrit and Sanskrit alone. And that is the future for all our researchers. So I want that if we keep this in view, I think how important this conference will be, what decisions it will be taken, what should be our students of our universities do, what kind of research we should do, and which language will be adequate for that. I come to a conclusion, not because I love Sanskrit, I love Sanskrit like anything, this one. I am very regret that I didn't study it in my school days. It must be taught in your preschool days. I think the new education policy must begin from there till you are end, and we don't believe that we end at all. It's eternal, sanatana. It must be eternal. This journey is eternal. The journey of thinking is eternal. And that thinking, that philosophy is only embedded in Sanskrit. So many things can be said. I only offer my prayers. I surrender. I don't know what to say. That if we had not taken a right decision of a national language after 2047, when this issue had come, with so many great people coming together today here, with so many scholars coming together, blessed by our great Prime Minister and blessed by Naddaji in this leadership, this one, I feel that the decision has come that Sanskrit should be our national language. Let us resolve unambiguously, not because unambiguously, and by all scholars and by all common people. And as Panditji has been talking to me, this one, we have to talk today not only the scholarship of Sanskrit, but also its practicality. We should be all able to speak. We should be able to do our vyavhara in Sanskrit. Every day, man on the street, he should be able to, the great scholars also should be able to do this kind of thing. And that should be the capacity, that should be the possibility for a language, and that we have got. Once again, I think I'm very happy. I think I'm very thankful to you, Varkhedi and all the Honorable Vice Chancellor, that you have called me for this thing. When I have not fulfilled that goal yet. I decided that one day I will speak my speeches or my expressions in Sanskrit, which you could not do. I said, at least I can sing. I will. Panditji is there, I brought him to my guru. So we should all, I think all these conferences were the major thing. We should be able to conduct in Sanskrit. And then only we can express what we want to say correctly, that knowledge.
because now Sanskrit alone can give a correct, precise knowledge representation, including emotional knowledge representation. So once again, making case for this one, I'm very happy. You bless me by calling me here and allowing me to share some of my ideas or some of my thinkings. But this is the future of India, the great civilization, once again, to be the great civilization of the world. Thank you very much. भारतीय ज्ञानपरम्परायाः उन्नेतृषु अग्रणीभूताः इमे आचार्याः वर्तन्ते। पद्मश्री पद्मविभूषण विभूषिताः आचार्याः। वस्तुतः एतेषाम् उद्बोधनं दर्शनमेव अस्माकं सौभाग्यम्। अतः एतेषां कृते भूयो भूयः वयं धन्यवादं कार्तज्ञञ्च व्याहरामः। अधुना अस्माकं मध्ये सारस्वतातिथिरूपेण समवेताः वर्तन्ते। प्रधानमन्त्रिणः आर्थिकपरामर्शपरिषदः अध्यक्षाः आचार्याः विवेक देवराय महाभागाः। तान् अहं सप्रश्रयं समनुरुन्धे अस्मान् उद्बोधयितुम्। अस्मिन् उद्घाटन समारोहस्य अध्यक्षः हरिगौतम महोदय, विशिष्ट अतिथिः विजय भटकर महोदय, श्रीवास वड़खेरी महोदय, मुरली मनोहर पाठक महोदय, राधाकांत ठाकुर महोदय, अद्यस्मिन् कार्यक्रमे उपस्थिता मानिता अतिथय, न जानामि अत्र अहं किं करोमि। निमन्त्रणं प्राप्तवान्, महान् सन्तोष अभवत्। अद्य अस्मिन् सभागृहे बहूनि मित्राणि पश्यामि। पंडिताः मंडिताः सर्वे शास्त्रवेदा विद्यन्ते। त्रयः कुलपतयः स्यात् शस्त्रवेदापि। अहम् अर्थशास्त्री, खण्डितः अस्मि। अत्र किं करोमि, कथं वदे, किमर्थं बभाषे। संस्कृत विषये रुचि निश्चयेन अस्ति, तथापि अत्र काकपुच्छ रूपे स्थास्यामि, शायद शुनकपुच्छ रूपे। संस्कृतं जानामि, तथापि अभ्यास नास्ति। संस्कृतेन संभाषणं अतः संकोचः। व्याकरण दोषेण त्रुटिः भविष्यति। I don't think anyone here knows. अचानक मुझे 50 साल उम्र में लगा कि मुझे संस्कृत सीखना चाहिए। संस्कृतं अहं कुत्रापि न अपठम्, कदापि न। यत् किंचित् साधितं स्वगृहे स्वेन प्रयत्नेन। And I will link it to what I want to say right at the end. I have not even done any course with Sanskrit Bharati. Two great poets, two of my favorite poets, Valmiki Ramayana, and Kalidasa, particularly
I'm going to quote from Meghdootam. Both great poets in terms of describing nature. And the particular shlokas I want to quote, I don't need to translate it here, are both of these poets describing the monsoon. They're describing monsoon clouds. And the monsoon clouds are being compared to elephants. Except this particular shloka in Valmiki Ramayana occurs when Rama already knows that Sita is in Lanka and he is waiting to invade. And he cannot invade because it is monsoon, it is raining. So he is waiting to fight, he is impatient to fight. And Kalidasa Meghdootam, the Yaksha has been banished because he's been derelict in his duty. He's been banished by his lord and master Kuvera. And he's in Ramgiri. So he sees the monsoon cloud. He's pining for his wife. He's pining for his beloved. And he sends the cloud as a messenger. In one case, Rama is wanting to fight. In one case, Yaksha is pining for his beloved. And as I said, both poets are comparing clouds with elephants. And here, as I said, I don't need to translate. So Valmiki says, Vidyut pataka savalaka mala shailendra kota kriti sannikasha garjanti megha samudirna nada matta gajendra iva sangjugasta. The elephants are fighting because Rama wants to fight. Meghdootam. Asharasya prathama divase meghamashlishtha sanum vaprakrira parinata gaja prekshanyam dadarsha. The elephants are playing. And suddenly it struck me. If I do not read this, I am missing out on something. That was the trigger at that age of 50 years. अतः दीक्षा ग्रंथानि सादरेण स्वीकरोमि शायद वर्ण परिचय ग्रंथं पराय दास्यामि. संस्कृतं स्वल्पं जानामि. बहवः ग्रंथा अंगल भाषायां अनुवादम अकरवम करोमि च करिष्यामि च. इतिहास पुराणानि. Why am I doing it? तया ऋषिकेश हृदि स्थितेन यथा नियुक्तो अस्मि तथा करोमि. एषः मम धर्मः. एतत् मम कर्तव्यम्. हृदयं अनुगच्छामि. भवतः कार्यम् अन्यत् अस्ति. And I think of the English language. मन्ये उत्तमा उपमा अस्ति. अंगल भाषायां स्थितिं पश्यन्तु. Had it only been the language of that tiny island, it would have died out. The reason it has survived is only because of the colonies. The colonies have ensured that the English language has survived. I've quoted Meghdootam, so let me quote Meghdootam again. Jatang vangshe bhuvana vidite pushkara vartakanang janami tvang prakriti purushang kama rupang maghona.
तेनार्थितं त्वयि विधिवशात् दूरबन्धुर्गतो याचना मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्ध काम। Janami Twang, you belong to the Sanskrit lineage. Everyone here belongs to the Sanskrit lineage. Te Sanskritaya jivanti, api cha Sanskritena jivanti. People like me, not at the age of 50 years, but earlier, Dura Vandhur Gato. 100 years ago, people like us knew Sanskrit. We are the Vandhu, we are the Vandhap. You belong to that lineage, Varamadhigune. And I hope this request on my part is not futile. The point I'm making is the Sanskrit language, I think, and don't get angry, I think will survive not only because of what you do, but because of what you do, the three universities do, to bring in us, the colonies. You have to bring us in. Sarve militva Sanskrit krite sanchar pathe gachamah gamishyamah sang no manasi janata. Now don't think I don't know the mantra. जानबूझ के मैंने न कहा, वह नहीं. संग नो मानसी जानता. पुनः धन्यवादः, बहवः धन्यवादः. जयतु भारतं, जयतु भारती. अस्माकं सौभाग्यं वर्तते एतादृशाः प्रधानमन्त्रिणः यः परामर्शसमितिः वर्तते, या परामर्शसमितिः वर्तते तस्याः समितेः अध्यक्षाः वर्तन्ते. अतः संस्कृतभाषायाः अस्माकं भारतदेशस्य अयं वस्तुतः उत्कर्षस्य अयं विषयः, अपि च अस्माकं सौभाग्यस्यापि विषयः विद्यते. अतः प्रधानमन्त्रिणः कृते अपि च एतादृश परामर्शसमितेः इमे अध्यक्षाः वर्तन्ते. अतः तेषां कृते वयम् आधमर्यं वयं प्रकटयामः. अधुना अतिथिवर्यान् अहं सप्रश्रयं सम्प्रार्थये. अस्माकं मध्ये पूज्याः गाद्गिल् महाभागाः अस्मासु विराजन्ते. तैः शारदा इति नाम्नी पत्रिका प्रकाशिता वर्तते. तस्याः पत्रिकायाः उन्मोचनं कुर्वन्तु इति सर्वान् अतिथिवर्यान् सप्रश्रयं सम्प्रार्थये.
सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। मत्पूर्ववक्त्रा यः ऋग्वेदमन्त्रात्र श्राविता अंशत्वेन तं पूर्णं मन्त्रं श्रावयितुम् अनुज्ञां प्रार्थये सक्षमायाचनम्। ॐ समानीव आकूतिः समाना हृदयानि वः समानम् अस्तु वो मनः यथा वस्तु सति। लेट योर थॉट बी वन समानीव आकूतिः। लेट योर हार्ट बी वन समाना हृदयानि वः समानम् अस्तु वो मनः। Let your mind be one and all of you will be happy. Namo Namaha. Adhuna yena प्रधानमंत्री स्थाने स्थितेन अस्माकं संसदीयस्यां भाषणं श्रावितं तद्रूपेण प्रधानमंत्री अत्र उपस्थितः इति मम श्रद्धा। यथा भगवान् वेंकटेश्वरः तिरुपति क्षेत्रस्थः श्रीनिवासरूपेण अत्र समुपस्थितः तथा देवरायरूपेण स्वयं प्रधानमंत्री एव अत्र स्वीयं हार्दं प्रकटीकृतवान्। अतः एकमेव कथयामि संस्कृतविश्वस्य कृते यत् अवशिष्टम् अत्र मुद्रितमस्ति विशेषाङ्के रिक्तः सन्न गन्तव्यं राजानं देवतां गुरुम्। अतः मया केवलं घण्टाद्वयेन पुण्यपत्तने गतदिने सिद्धीकृत्य अयं शारदा विशेषाङ्कः अत्र आनीतोऽस्ति। संस्कृत पत्रकार संघ प्रथम संस्थापकाध्यक्षरूपेण तत्र मया लिखितमस्ति विजय भाटकर भाषणं। तेन एकः नवीनः मन्त्रः यः अत्र श्रावितः नास्ति सः प्रकाशितोऽस्ति। अथर्वशीर्षोपनिषदि गणकऋषि मन्त्रं दत्तवान्। ॐ गं गणपतये नमः पठन्तु। ॐ गं अत्र महर्षिणा भट्करेण विज्ञान महर्षिणा संगणक महर्षिणा नूतनोऽस्ति मन्त्रः अत्र दत्तः प्रकाशितः। ॐ सं संगणकाय नमः वदन्तु। इतः परं विद्यमानं युगं संगणकयुगं विद्यते। संगणक विना न क्रांति न प्रगति न हृदय न प्राणः संस्कृतस्य। अतः संस्कृत प्राणैः सर्वैः ओम गंगणपतये नमः वत् ओम सं संगणकाय नमः। देवरायः प्रधानमंत्री रूपेण एव अत्र अवतीर्णः इति अस्माकं श्रद्धा। तम् अभिवादयन्तु। नरेंद्र मोदी पर्यन्तं मन्त्रं प्रापयन्तु यत् अधुना नवीन भारतस्य मन्त्रः न केवलं गं गणपतये नमः परम ओम सं संगणकाय नमः। अधुना मम भाषणस्य अवसरः नास्ति तद् अपराह्णे भवेत् परं केवलं ग्रन्थस्य विशेषाङ्कस्य मोचनाय एतैः अहम् अत्र आवाहितः आज्ञागुरूणाम् अविचारणया। अतः अस्मात् गुरुरूपं श्रीनिवास वर्खेडे स्वरूपं तिरुपति क्षेत्रस्थं वेङ्कटम् अभिवादयितुम् अत्र अहम् आगतोऽस्मि। क्षमा प्रार्थ्यते मया यदि किमपि अत्र अपराधादिकं कृतं चेत् क्षम्यतां क्षम्यतां क्षम्यतां। परं प्रताडे संस्कृत दुन्दुभिं प्रपूरे संस्कृत शङ्खं। सर्वत्र संस्कृतं कुरु संस्कृतं कुरु संस्कृतं कुरु इति प्रार्थ्य न विस्मर्तव्यं विजय भट्कर वचनं यत् अस्माकं भारतस्य राष्ट्रभाषा नान्या कापि राष्ट्रभाषा संस्कृतम् एव। नमो नमः। आचार्यैः सुष्ठु अभिहितं व्याकरणशास्त्रे काचित् परिभाषा वर्तते यदागमास्तद्गुणीभूताः तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते इति। अत्र अस्माकं मध्ये विराजन्ते
एते अध्यक्षाः प्रधानमन्त्रिणां प्रतिनिधित्वेन अस्माकं मध्ये विराजन्ते, किन्तु वयं प्रधानमन्त्रित्वेनैव वयम् अवगच्छामः इति अस्माकं कृते उद्बोधनं कृतवन्तः इमे। अतः तेषां कृते वयं धन्यवादं प्रकटयामः। अधुना अस्माकं मातः हर्षस्य विषयः केन्द्रीय संस्कृतविश्वविद्यालयस्य जयपुर परिसरस्य आचार्याः नवनीत कुमार महाभागाः इमे गोल्डन बुक वर्ल्ड रेकॉर्ड मध्ये एतेषाम् उपलब्धिः प्रशस्तिः उपलब्धा वर्तते। योगसूत्राणि यानि पातञ्जल योगसूत्राणि वर्तन्ते तेषां समेषामपि सूत्राणां 49 सेकंड मध्ये 6 मिनिट 49 सेकंड कीर्तिमान भारत सरकार महाभागैः उद्घोषितं वर्तते। अतः केंद्रीय संस्कृत फास्टेस्ट रिसिटेशन ऑफ योगा सूत्र, द वर्ल्ड रिकॉर्ड फास्टेस्ट रिसिटेशन ऑफ योगा सूत्र हैज बीन अचीव्ड बाय डॉक्टर नवनीत कुमार फ्रॉम परिसर है अभोर पंजाब इंडिया एंड 16/2022 डॉक्टर नवनीत रिसिटेड पतंजलि योगा सूत्र इन 6 मिनट 49 सेकंड्स। जैन दर्शन आदि प्रमुख विभागों के साथ ही योग एवं आयुर्वेद विभाग भी है। इस विभाग से छात्र 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स के माध्यम से प्रारंभिक योग विद्या के साथ साथ प्रारंभिक आयुर्वेद एवं सामान्य संस्कृत का भी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। इसी विभाग में योग शास्त्र प्रवीण सहायक आचार्य पद पर डॉक्टर नवनीत मलेठिया सुपुत्र चौधरी यज्ञदत्त मलेठिया गांव चोहड़ी वाला धन्ना अबोहर पंजाब कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब की माध्यमिक शिक्षा गुरुकुल आर्यनगर हिसार हरियाणा में संपन्न हुई और वहीं से योगासनों का अध्ययन करके इसे जीवन शैली का हिस्सा बनाया। सन 2000 से अब तक अनेक राज्य एवं राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया, जिनमें 8वां राज्य स्तरीय स्वर्ण पदक एवं 1 बार राष्ट्रीय स्वर्ण पदक प्राप्त किया तथा देश विदेश के विभिन्न भागों में योग प्रशिक्षण कराने का सुअवसर मिला। अत्यंत धन्यवादाः। अस्य समुद्घाटनसत्रस्य अन्तिमे घट्टे वयं वर्तामहे। तत्र कृतज्ञता ज्ञापनाय अहं केन्द्रीय राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलसचिववर्यान् कमांडर श्री चल्ला वेंकटेश्वर महाभागान् सप्रश्रयम् अहं सम्प्रार्थये। धन्यवाद ज्ञापनाय। Thank you, sir. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. On this auspicious occasion, I remember our ancestors, rishis, yogis, acharyas, for generations after generations have ensured that the Sanskrit language progressed from time to time and held on to it and passed on to it to us the way Sanskrit we see today, despite several aggressors who tried to decimate the Indian culture, the Indian languages. Notwithstanding, it survived because of the efforts of all these great acharyas. So on this occasion, I would like to remember them and thank them. On this Tithi, 2 years ago,
3 institutions were upgraded to central universities under the Act of Central Sanskrit University 2020. And the genesis behind this we had learned from none other than the Adhyaksh of BJP, Sri N.P. Nadda ji, the kind of commitment the Indian government had, the kind of vision they had, the way they perceive Sanskrit language as the harbinger for holding on to our culture, tradition, and taking forward the country as a united force. It is for 2 years we didn't have an occasion of this nature, a formal occasion, wherein we could express our gratitude to Government of India. I would like to take this opportunity on behalf of all the 3 central Sanskrit universities to express our gratitude and thanks to the Government of India and also to Sri Nadda ji for his inspiring words and giving us a vision thereof. Today we have seen Dr. Vijay Bhatkar ji expressing his views. He mentioned that India is going to be most populous country in the world in the near future. And he also said that ours is a knowledge-based society and in a way connected Sanskrit in this stream of knowledge base, and how knowledge, how Sanskrit could play its role in bringing about furtherance of this knowledge base. He also set an agenda for the forthcoming sessions of this Mahotsav. I'm sure all of our speakers and participants have made a note of it and will dwell upon those aspects as we progress with our sessions. Thank you very much, sir, for your inspirational speech. Now, Sri Vivek Dev Roy ji, he is the Adhyaksh of Economic Affairs Committee under Prime Minister. I don't think we could have asked for a better speaker than him. He inspired particularly me in delivering his speech in Sanskrit. In fact, I had an opportunity to listen to him 4 years ago when he made a convocation address in University of Hyderabad, and that was particularly with respect to the students and the convocation. That itself was quite inspirational, but when I see him speaking in Sanskrit and quoting Meghaduta and other parts of Sanskrit literature, I feel a bit lost in my words. How could I express our gratitude to him for inspiring most of our students and acharyas who are present here? Thank you very much, sir. Then I'll come to our Honorable Vice Chancellors, Professor Srinivas Varkade ji, a young and dynamic leader. Within a short span of time since he assumed the office, he had thought of organizing an event of this nature, and I am sure he would have put forward this idea to the other 2 vice chancellors. So we have Professor Murli Manohar Pathak ji,
who is very energetic and equally dynamic in supporting the idea of Varkadeji and providing the necessary inputs. We have Professor Radhakant Thakurji, a very senior professor, well experienced, very well balanced, who understands the education system in the country top to bottom. So I am sure he would have provided the necessary guidance in formulating the way this particular program has been worked out. So the trio, the three vice chancellors that we see here today, needs a round of big applause by all of us. Can we have standing ovation for all the three of them? Thank you very much. It's no mean task to organize an event of this nature and in such a short time. And we are all witness to such a beautiful event. In fact, Sir mentioned, Varkadeji mentioned that this event is going to be an annual feature which will be performed or organized in rotation by the three universities, one after the other. When I see him setting so high standards, raising the bar so high in the very first event itself, it remains a big challenge for the other two universities when their turn comes. But at the same time, sir, I cannot but appreciate the way you have organized the whole event in such a short time and inspiring all your team and getting them together. Thank you very much, sir. And thank you very much, both the other vice chancellors also, for their guidance. I would like to thank all the students, faculty, and the others who came in large numbers and made this event a great success. Thank you very much. All of you deserve. I also would like to thank our media members who also came in good numbers to cover this event and encourage us by giving us due media coverage. Thank you very much. And all the technical teams which worked behind the scenes, they also deserve a big round of applause. And also the officers of Ambedkar International Center for sparing this wonderful auditorium for organizing this event. They also require a great deal of applause. Thank you so much for all of you. I might have missed a number of people whom I would have failed to acknowledge, but my thanks go to everybody, whosoever contributed in whichever the way it is. Last but not the least, the students of Central Sanskrit University who began this event by their melodious Gitas. I also would like to extend our appreciation to the directors of this particular Sangeet and coordinating the whole event. It came out very well, sir. It made a beginning quite auspicious. Thank you so much. Last but not the least, I would like to thank the organizers for bestowing me with honor of presenting this vote of thanks. Thank you very much. Thank you very much, sir. Thank you. धन्यवादं व्याहृतवद्भ्यः कुलसचिववर्येभ्यः धन्यवादाः। राष्ट्रगानेन कार्यक्रमोऽयं समाप्यते। भोजनात् परं साक्षात् द्विवादने एव पुनः अत्रैव उपस्थिताः भविष्यामः, यतोहि अग्रिमकार्यक्रमाः अत्र प्रारप्स्यन्ते। अधुना राष्ट्रगानम्। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा,
विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय जय धन्यवादाः अतिथिवर्येभ्यश्च धन्यवादाः पुनः संसूच्यन्ते साक्षात् द्विवादने अत्रैव कुल संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः सर्वे कुलपतयः निवेद्यन्ते कृपया मञ्चं समागच्छन्तु एकं भावचित्रम् अस्माभिः मिलित्वा स्वीकरिष्यामः सर्वेषां संस्कृत विश्वविद्यालयानां कुलपतीनां कृते निवेदनं विद्यते कृपया मञ्चं समागच्छन्तु अपि च भागगृहीतृषु इदं निवेदनं वर्तते साक्षात् द्विवादने प्रथमसत्रम् अत्र आरभ्यते राष्ट्रिय शिक्षानीतेः संस्कृतशिक्षायां क्रियान्वयनम् इति विषयमाधारीकृत्य भोजनात् परम् अत्रैव कार्यक्रमः आरभ्यते अतः भोजनात् परं झटिति अत्रैव समागच्छन्तु प्रोफेसर हरेराम त्रिपाठी वर्याः प्रोफेसर अनुराध मुखोपाध्याय महाभागाः आचार्यः शशिनाथ झा महाभागाः आचार्याः हरिहर होता महाभागाः आचार्याः एम.वी. नारायणन महाभागाः आचार्याः मधुसूदन पेन्न महाभागाः आचार्याः अनुला मौर्य महाभागाः आचार्य देवी प्रसाद त्रिपाठी महाभागाः आचार्याः ललित कुमार पटेल महाभागाः आचार्याः एस सुदर्शन शर्मा महाभागाः आचार्याः विजय कुमार सीजी महाभागाः आचार्याः के.ई. देवनाथन महाभागाः आचार्याः दीपक कुमार शर्मा महाभागाः आचार्याः रमेश चंद्र भारद्वाज महाभागाः वेरी गुड